नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 20 कर्मवीर के व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। यह पाठ कारक पर आधारित है। तो आइए इस पाठ के प्रश्न शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कारक से संबंधित प्रश्न करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि कारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। दोबारा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो, ठीक है, वह कारक कहलाता है। जैसे गीता ने दूध पिया। अब गीता क्या है? एक संज्ञा शब्द। गीता ने दूध पिया। अब उसने क्या कार्य किया, क्या क्रिया की? दूध पीने की क्रिया की, है ना। तो गीता का संबंध किससे ज्ञात हुआ हमें? क्रिया के साथ। इस वाक्य में गीता क्रिया का कर्ता है और दूध उसका कर्म है, दूध उसका काम है। अतः गीता कर्ता कारक है और दूध कर्म कारक। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह हैं वे कारक विभक्ति कहलाते हैं। जैसे ने, गीता ने, ये जो चिन्ह दिए गए हैं या इसके अलावा को, से, के लिए जो भी चिन्ह है वे सभी क्या कहलाते हैं? कारक विभक्ति। कर्ता कारक से अधिकरण कारक तक विभक्ति चिन्ह शब्द के बाद में लगाए जाते हैं और संबोधन में शब्द से पहले चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन में पहले चिन्ह लगाया जाता है और कर्ता कारक से अधिकरण कारक तक विभक्ति चिन्ह शब्द के बाद में लगाए जाते हैं और संबोधन में शब्द से पहले चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हे, अरे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम कारक। ये हैं कारक और ये हैं इनकी विभक्तियां यानी प्रसर्ग। ठीक है, कर्ता यानी काम को करने वाला और इसका कौन सा विभक्ति चिन्ह है? ने। कर्म, जिस पर काम का प्रभाव पड़े और इसका विभक्ति चिन्ह है को। करण, जिस साधन से काम किया जाए। करण कौन है? जिस साधन से काम किया जाए, यानी से, के द्वारा। चिन्ह कौन सा है इसका? से, के द्वारा। संप्रदान, जिसके लिए कुछ किया जाए, दिया जाए या दिया जाए। को, के लिए। अपादान, किसी वस्तु का अलग होना या तुलना करना। से, विभक्ति चिन्ह है से। संबंध, एक वस्तु व्यक्ति का दूसरी वस्तु व्यक्ति से संबंध बताना। ठीक है, जैसे का, के, की, रा, रे, री, ये हैं विभक्ति चिन्ह संबंध कारक के। अधिकरण, अधिकरण कारक, जिससे क्रिया के आधार का बोध हो। में, पर, क्रिया के आधार का बोध और विभक्ति चिन्ह है में, पर। संबोधन, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए या संबोधन। ठीक है, जैसे विभक्ति चिन्ह दिया गया हे, अरे। तो हमने कारक और कारक के भेदों के बारे में पढ़ा। तो आइए अब प्रश्न करते हैं। पहले इन वाक्यों को देखिए। कायर को ही दहलाती है, कांटों में राह बनाते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं, पर्वत के जाते पांव उखड़। अब देखते हैं पहला प्रश्न। ऊपर दिए गए वाक्यों के मोटे काले अंशों में कारक बताइए। हमें कारक बताना है। जैसे हमने पहला वाक्य पढ़ा था, कायर को ही दहलाती है, यानी कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्म कारक। कौन सा चिन्ह दिया गया है? विभक्ति चिन्ह। कायर को विभक्ति चिन्ह है, तो कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। अगला वाक्य हमने पढ़ा था, कांटों में राह बनाते हैं, यानी कि
जो क्रिया का आधार दिया गया है यहाँ पर, अधिकरण कारक, उसका विभक्ति चिन्ह क्या था, में और पर। में पर, कांटों पर या कांटों में राह बनाते हैं, तो क्या आएगा, अधिकरण कारक। अगला है संकट का चरण न कहते हैं। संकट का यानी संकट का चरण न कहते हैं। अब विभक्ति चिन्ह संबंध कारक के कौन कौन से थे, का, के, की, रा, रे, री, तो क्या आएगा, संबंध कारक। बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। विपत्ति पर यानी में पर, किसका विभक्ति चिन्ह था, अधिकरण कारक का, तो क्या आएगा, अधिकरण कारक। अगला था वाक्य, पर्वत के जाते पांव उखड़। पर्वत के, अब संबंध बताया गया, पर्वत के जाते पांव उखड़, ठीक है। तो संबंध में क्या आएगा, जो संबंध में का, के, की, रा, रे, री विभक्ति चिन्ह आएंगे, तो यहाँ पर है पर्वत के, तो क्या आएगा, संबंध कारक। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित परसर्ग द्वारा पूरा कीजिए। अब ये परसर्ग दिए गए हैं या विभक्ति चिन्ह, तो इनके द्वारा हमें वाक्यों को पूरा करना है। श्यामा डैश खाना खाया। श्यामा ने खाना खाया। रमेश घर डैश सफाई कर रहा है। रमेश घर की सफाई कर रहा है। धोबी कपड़े घाट डैश ले जाता है। धोबी कपड़े घाट पर ले जाता है। मेम साहब ने अपनी आंखों डैश काला चश्मा चढ़ा लिया। अपनी आंखों पर। उनके कपड़ों डैश इत्र डैश सुगंध आती रहती है। उनके कपड़ों से इत्र की सुगंध आती रहती है। यह रोटी भिखारी डैश है। भिखारी के लिए है। पुनीता छत डैश गिर पड़ी। पुनीता छत से गिर पड़ी। मीना डैश भाई कल शहर चला गया। मीना का भाई कल शहर चला गया। तो अब हम ये तो पढ़ चुके हैं कारक और उसके विभक्ति चिन्ह के विषय में, और कारक किसे कहते हैं और विभक्ति, कारक विभक्ति किसे कहते हैं, और संबोधन कारक में के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले पदों का कारक लिखिए। पहला देखते हैं, वे अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। कोठरी में, अब में किसका कारक चिन्ह है, अधिकरण कारक का, में और पर, तो क्या आएगा, अधिकरण कारक। अपराजिता ने पेंसिल से चित्र बनाया। अब पेंसिल से कौन से साधन का प्रयोग किया है उसने, पेंसिल का, तो यानी कि करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, जब साधन का प्रयोग किया जाए, यहाँ पे उसने पेंसिल का प्रयोग किया, तो क्या आएगा, करण कारक। राम ने निर्धन को रुपए दिए। अब किसी को कुछ देने का, जहाँ पर एक वस्तु, किसी व्यक्ति को, मतलब एक किसी को कुछ दिया जाए, कहने का अर्थ है किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, तो क्या आएगा, संप्रदान कारक। गंगा गंगोत्री से निकलती है, यानी गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलकर अलग होती है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर अपादान कारक आएगा। श्यामू काकी के लिए कई दिन रोता रहा। अब के लिए यानी कि श्यामू काकी के लिए, अब के लिए किसका विभक्ति चिन्ह है, संप्रदान कारक का। अब किसी के लिए कुछ कर रहा है, श्यामू अपनी काकी के लिए कुछ कर रहा है, यानी कि रो रहा है, किसके लिए, काकी के लिए, तो क्या आएगा, संप्रदान कारक। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। अब तुलना की गई है यहाँ पर, श्यामू से अधिक समझदार, भोला जो है श्यामू से अधिक समझदार था, तो क्या आएगा, अपदान कारक। अंकिता ने बस्ता उठाया। कर्ता ने कर्म को, अब कर्ता कौन है यहाँ पे, अंकिता ने, तो क्या आएगा, कर्ता कारक। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कारक चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। सही परसर्गों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। मेज पर से किताब गिर गई, तो कैसे आएगा ये सही करके,
मेज से किताब गिर गई। रवि श्याम का पत्र में लिख रहा है। रवि श्याम को पत्र लिख रहा है। लक्ष्य ने कागज में एक सुंदर चित्र बनाया। लक्ष्य ने कागज पर एक सुंदर चित्र बनाया। रेखा ने घोड़े का पानी पिलाया। तो सही करके कैसे लिखेंगे? रेखा ने घोड़े को पानी पिलाया। बच्चों का घर के अंदर तूफान मचा रखा है। बच्चों ने घर के अंदर तूफान मचा रखा है। तो इस तरह से इन वाक्यों को सही करके लिखना था। अगला प्रश्न, कर्ता कर्म तथा करण कारक का एक साथ प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। हर वाक्य के नीचे कर्ता कर्म और करण कारक छांटकर लिखिए। जैसे राधा ने कलम से पत्र लिखा। अब राधा कौन है? कर्ता कारक, ठीक है। और कर्म क्या है? पत्र। और कौन से साधन का प्रयोग किया है? कलम से, यानी कलम का प्रयोग किया है, ठीक है। तो कर्ता कारक है राधा, कर्म कारक है पत्र और करण कारक है कलम से। अब अगला हम देखते हैं, राम ने रावण को तीर से मारा। अब यहाँ पर कर्ता कारक कौन है? राम। किसको मारा? रावण को, यानी कर्म क्या है? रावण। और किसका प्रयोग किया उसने? तीर का। कौन से साधन का प्रयोग किया? तीर का, ठीक है। तो करण कारक तीर। अगला, मोहन अपने मित्र को कार से लेने जाएगा। अब कर्ता कारक कौन है? मोहन। किसको लेने जाएगा? मित्र को, यानी मित्र कौन है उसका? कर्म कारक, कोई भी हो सकता है उसका मित्र। और किस साधन का प्रयोग करके जाएगा? कार का प्रयोग। तो करण कारक क्या हुआ? कार, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में विभक्ति चिन्हों का लोप है। आप उचित विभक्ति चिन्हों प्रसर्गों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। उसने मीना लड्डू खरीदे। उसने मीना के लिए लड्डू खरीदे। राकेश चाकू सेब काटा। राकेश ने चाकू से सेब काटा। हर्ष चित्र बनाकर भाई दिया। हर्ष ने चित्र बनाकर भाई को दिया। विभीषण रावण समझाया। विभीषण ने रावण को समझाया। नटो करतब दिखाए। नटो ने करतब दिखाए। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह नहीं दिए गए थे, हमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हुए वाक्यों को सही करके लिखना था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो देखते हैं, बुढ़िया ने कहा मेरा बेटा बहुत बीमार है। अब ये कथन दिया गया है, किसी का कथन है। तो पहले हम बुढ़िया ने कहा के बाद अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे, फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, फिर जब वाक्य खत्म होगा तो यहाँ पर पूर्ण विराम और दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद कर देंगे हम। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। अब धीरे धीरे एक जैसे शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का। बुढ़िया, उसका पति और उसका बेटा परेशानी सुनने लगे। अब बुढ़िया और उसका पति तो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो उनके मध्य में हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और उसका बेटा परेशानी सुनने लगे, तो इस वाक्य खत्म होने पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। मैंने कहा, अब ये भी किसी का कथन है। मैंने कहा, यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह, फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू। नहीं नहीं, नहीं नहीं के मध्य में योजक चिन्ह। मुझे भूख नहीं है, वाक्य खत्म और दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। पूर्ण विराम, फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? अब ये प्रश्न पूछा गया है कि इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे, यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दी गई पंक्तियों में जो वर्ण शब्दों के प्रारंभ में बार बार आया है उसे लिखिए। वर्ण यानी कोई अक्षर जो बार बार आया है उसे हमें लिखना है। जैसे उद्योग निरत नित रहते हैं। अब इसमें न और इसमें भी न,
इन दोनों शब्दों में न वर्ण जो है वो बार बार आया है, तो निरत नित। पर्वत के जाते पांव उखड़, अब पर्वत और पांव में प वर्ण बार बार आया है, तो पर्वत और पांव। मानव जब जोर लगाता है, जब और जोर में ज वर्ण बार बार आया है, मतलब शब्दों के प्रारंभ में आया। ठीक है। पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर और पानी में प वर्ण आया है। ठीक है। अगला देखते हैं, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। अब बादल बरसे, अब इसमें ब वर्ण आया है, तो इस बादल और बरसे को हम यहाँ पर लिख देंगे। दी गई परिभाषा को पूरा कीजिए। जब कोई एक वर्ण अनेक शब्दों के शुरू में आए अथवा एक वर्ण एक से अधिक बार आए, वहाँ डैश अलंकार होता है, यानी कि अनुप्रास अलंकार। दोबारा देखिए, जब कोई एक वर्ण अनेक शब्दों के शुरू में आए अथवा एक वर्ण एक से अधिक बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अभी हमने जितनी भी ये पंक्तियाँ पढ़ी, ये सभी अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें एक वर्ण जो है एक से अधिक बार आया है और एक ही वर्ण अनेक शब्दों के शुरू में आए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। अब हमें संधि करनी है। कार्य जमा आल्य, कार्यालय। सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। सूर्य जमा अस्त, सूर्यास्त। अंडा जमा आकार, अंडाकार। सर्व जमा उत्तम, सर्वोत्तम। ठीक है। तो बच्चों, ये थे पाठ 20 कर्मवीर के अभ्यास सागर पुस्तक के व्याकरण से संबंधित प्रश्न। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।